नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के लिए अपने कुनबे को संभालने का, अपने कुनबे को बचाने का आखिरी मौका है। सवाल यह है कि पशुपति पारस अपने कुनबा बचाने के आखिरी मौके का इस्तेमाल करेंगे या फिर पशुपति पारस इस बार भी चूक जाएंगे। पशुपति पारस वाकई कोई खेल करने वाले हैं। पशुपति पारस वाकई भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने की तैयारी में हैं या फिर पशुपति पारस ने अब तक भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर ही डाला है। बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐलान किए और पशुपति पारस की पार्टी के अंदर खाने से ये खबर आती रही है कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। देखिए, पशुपति पारस के लिए कुनबा बचाने का आखिरी मौका कैसे है, ये हम आपको बताते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस या उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी सीट नहीं दी गई। जो सिटिंग सीट थी हाजीपुर पशुपति पारस की, वो सीट भी चिराग के खाते में बीजेपी ने डाल दी। नवादा से चंदन सिंह सांसद थे, पशुपति पारस के खेमे में थे। खगड़िया से महबूब अली सांसद थे, पशुपति पारस के खेमे में थे। वैशाली से वीणा देवी थी, उन्होंने पाला बदलकर चिराग पासवान के साथ वो चली गई थी। चिराग पासवान ने उनको टिकट दिया, लेकिन पशुपति पारस के पास जो सीटें थी लोकसभा की, उन सीटों में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। तो जाहिर है बीजेपी ने गच्चा दिया, झटका दिया। पशुपति पारस ने ये कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी ने न्याय नहीं किया उनके साथ, अच्छा नहीं किया उनके साथ। बावजूद इसके पशुपति पारस ये कहते रहे कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। अब विधानसभा का उपचुनाव था, विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी 2 दिन पहले हुआ है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव को लेकर पशुपति पारस ने बहुत पहले ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हमें सीटें नहीं दी है, तो कम से कम विधानसभा के उपचुनाव में तरारी सीट हमें बीजेपी दे। हमारे पास सुनील पांडे हैं, वो लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को सीट क्या देती, सुनील पांडे को अपने साथ ले आई। सुनील पांडे अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो गए, तो झटका दिया फिर पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने। तो पशुपति पारस की पार्टी के लोगों ने और पशुपति पारस की पार्टी ने भी यह साफ किया कि अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो 243 सीटों पर उनकी तैयारी है। उनकी पार्टी के लोग नाराज हैं, पशुपति पारस की जो कार्यशैली रही है उससे नाराज हैं, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाले हैं उससे नाराज हैं, और भाजपा के साथ भाजपा के सामने जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया, यहां तक कि पशुपति पारस की पार्टी के बड़े नेता सूरजभान सिंह उनको नसीहत दे चुके हैं कि मजबूती से लड़ जाना चाहिए था। 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ना चाहिए। और फिर ये खबर भी आने लगी कि विधानसभा का जो उपचुनाव है, तरारी विधानसभा की सीट, वो उस पर पशुपति पारस अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से सरेंडर किया उसकी कीमत भी पशुपति पारस को चुकानी पड़ी है। उनकी पार्टी को कई लोग छोड़कर जा चुके हैं और कई लोग कतार में हैं। पार्टी बचनी मुश्किल है। और हम फिर ये कहेंगे, वो 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं या तैयारी की बात कर रहे हैं, ये स्थिति भी आ सकती है कि उनकी पार्टी में 243 लोग ही न बचें। ये स्थिति और परिस्थिति भी आ सकती है। कुनबा संभालना मुश्किल हो रहा है, कुनबा बचाना मुश्किल हो रहा है, और ये आखिरी मौका है बिहार विधानसभा का उपचुनाव। अगर आप अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हैं उपचुनाव में, जो कि खबर है कि आपने तैयारी कर रखी है, आप उम्मीदवार उतार सकते हैं, और आप ही की पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसी तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है, और ये मौका भी आप गवा देते हैं, इस बार भी आप भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर देते हैं, तो फिर 243 सीटों पर उम्मीदवार क्या उतारेंगे? तब बीजेपी के खिलाफ आप चुनाव क्या लड़ेंगे? एनडीए के खिलाफ चुनाव क्या लड़ेंगे? तब मुखालफत क्या करेंगे? यह भी सवाल है। तो जाहिर तौर पर देखना है कि आखिरी मौका
पशुपति पारस क्या गंवा देते हैं या वाकई तरारी विधानसभा सीट से वो उपचुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में आता है। वैसे पशुपति पारस के लिए आसान नहीं होगा। सुनील पांडे उनकी पार्टी के नेता रहे हैं, लंबे वक्त तक रहे हैं, और सुनील पांडे अभी हाल में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सुनील पांडे के खिलाफ पशुपति पारस उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आती है। हालांकि खबर है कि तरारी लड़ना चाहते हैं, तरारी से उम्मीदवार पशुपति पारस उतारना चाहते हैं, लेकिन उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जरूर है कि पशुपति पारस ने अगर ये मौका गवा दिया, इस मौके से वो चूक गए, तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में उनके लिए कोई बहुत उम्मीद नहीं बची है। आने वाले दिनों में कोई उम्मीद उनके लिए बची नहीं है और कुनबा भी नहीं बचेगा। ये बात भी पुख्ता तौर पर साफ दिख रही है, साफ नजर आ रही है। तो बड़ी चुनौती है पशुपति पारस के लिए। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, जिसकी तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। और चुनाव आयोग ने जब तारीखों की घोषणा कर दी है तो जाहिर है बिहार में इस उपचुनाव को लेकर गहमागहमी और तेज है। माना यह जा रहा है कि यह सत्ता का, सियासत का सेमीफाइनल है। बिहार में जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले बिहार विधानसभा का ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है हर राजनीतिक दल के लिए, हर राजनीतिक खेमे के लिए। ऊपर से एक नए खिलाड़ी की एंट्री इस उपचुनाव में हो गई है, बिहार की सियासत में हो गई है। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी बनाई है, जनसुराज, और उनकी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा पहले ही कर दी है। तो जाहिर है प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुके हैं। सेना के एक उच्च पद पर रहे रिटायर्ड अधिकारी को उन्होंने तरारी सीट से उम्मीदवार बनाया है और तरारी के ही वो रहने वाले हैं। करत, तरारी का एक गांव है करत, वहां के वो रहने वाले हैं। तो उनको उम्मीदवार बनाया है प्रशांत किशोर ने। माना यह जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब करेंगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल तरारी में सिर्फ प्रशांत किशोर खराब करेंगे या पशुपति पारस भी खेल खराब करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। पशुपति पारस भी बीजेपी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे और पशुपति पारस की भी एंट्री इस उपचुनाव में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उम्मीदवार उतारने की हिम्मत पशुपति पारस दिखा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।